हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कंचन और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज और उपनिवेशवाद और आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में। तो आज की क्लास हमारी बेस्ड है NCERT क्लास 9 पर। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीसरा स्टेट क्या है नामक प्रसिद्ध पैम्फलेट लिखा था? तो आबे ने जो है ना तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से जो है प्रभावशाली पैम्फलेट जो है लिखा। ठीक है, प्रभावशाली पैम्फलेट जो है लिखा। तो इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। बढ़ते आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1791 के संविधान ने सम्राट की शक्तियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। 1792 से 93 में फ्रांस गणराज्य बना और लुई 16 को मृत्युदंड दिया गया। डायरेक्टरी शासन जैकोबिन गणराज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ। तो कौन सा कथन सही है? तो 1791 के संविधान ने सम्राट की शक्तियों को है ना सीमित किया। क्या किया? सीमित किया था, समाप्त नहीं किया था, यानी कि पूर्ण विराम नहीं लगाया था। तो इस प्रकार हमारा ये जो ऑप्शन है गलत है। ठीक है, तो फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना के बाद लुई 16 को मृत्युदंड जो है दिया गया और डायरेक्टरी जैकोबिन शासन डायरेक्टरी जैकोबिन शासन के पतन के बाद जो है स्थापित हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है ना वो सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। बढ़ते आगे, फ्रांसीसी समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 3 भागों में विभक्त था। केवल तीसरे वर्ग के लोगों को ही कर देना पड़ता था। पादरी वर्ग के अलावा कुलीन वर्ग को भी विशेष अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में है ना फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही जो है ना कर अदा करते थे। ठीक है, केवल तीसरे वर्ग के लोग ही कर अदा करते थे। और 18वीं शताब्दी, कब? 18वीं शताब्दी में जो है ना 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो है 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, और कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामान्य विशेष अधिकार भी जो थे हासिल थे। वह किसानों से सामान्य कर जो है ना वसूलते थे। ठीक है, किसान अपने स्वामी को जो है सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए क्या थे? बाध्य थे। तो इस प्रकार उन्हें कुछ जो है ना विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो इस प्रकार हमारा तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, 1, 2 और 3। बढ़ते आगे, एस्टेट्स जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी बैठक सम्राट अपने मर्जी से बुलाता था। लुई 14वां द्वारा 5 मई 1789 को इसकी बैठक बुलाई गई। पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार तीनों वर्गों को एक एक मत देने का अधिकार था। सत्य कथन का चयन करें। तो हमारा केवल जो है ना 1 और 3 कथन ही जो है वो सही है। जानते हैं कैसे? तो प्राचीन राजतंत्र के तहत जो है ना फ्रांसीसी सम्राट, कौन? फ्रांसीसी सम्राट जो है ना अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। ठीक है, इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी जो है पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक जो है कब बुलाई जाएगी। ठीक है, इसकी अंतिम बैठक जो है ना सन 1614 में जो है बुलाई गई थी। तो इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, और फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने जो है ना 5 मई 1789 को जो है ना नए करों के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए जो स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने, यानी कि लुई 14 ने ये जो है हमारा कथन गलत है। ठीक है, हमारा तीसरा कथन सही है। पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार जो है तीनों वर्गों को एक एक मत देने का जो है अधिकार था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
केवल 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते आगे। फ्रांस की क्रांति के आदर्श क्या थे? तो सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान जो है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ना, प्रेरक आदर्श बने रहे। ठीक है, प्रेरक आदर्श जो है बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में ना सिर्फ फ्रांस, ना कि सिर्फ फ्रांस, बल्कि बाकी जो है ना, यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी जो है प्रेरित किया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बढ़ते आगे। फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1830 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय जो है उस समय, कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है, उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। ठीक है, फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों जो है ना लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए कैपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत जो है दिखाए जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। बढ़ते आगे। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में सत्ता की शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। सत्य कथन का चयन करना है। तो विश्व इतिहास के खंड में विचारों का महत्व जो है ना वैश्विक राजनीति में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, जिसके अंदर सरकार के 3 अंग, जो है ना 3 अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की जो बात है की गई है। ठीक है, और जब संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद किया था, वहाँ इसी मॉडल की जो है सरकार बनी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, ये दोनों ही कथन जो है वो सही है। बढ़ते आगे। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो नेशनल असेंबली को 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार दिया था। ठीक है, नेशनल असेंबली जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से भी जो है चुनी जाती थी। ठीक है, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर जो है चुकाते थे। तो सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और बचे पुरुषों और महिलाओं को जो है ना निष्क्रिय नागरिक के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा ये तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, केवल 1 और 2, पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, बढ़ते आगे। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। तो हमें क्या करना है? सत्य कथन का जो है चयन करना है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो फ्रांस की क्रांति जैसे बड़े क्रांतियों में कवियों और साहित्यकारों की बड़ी भूमिका रही है। फ्रांस का राष्ट्रगान पहली बार जो है
मार्सिलेस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए जो है ना गाया था। ठीक है, इसलिए इस गाने का नाम जो है मार्सिले हो गया। तो रॉजेट डी लाइल द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा? रॉजेट डी लाइल द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। हमारा दोनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, बढ़ते आगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो युद्ध के प्रारंभिक चरण में रूस की जनता ने जार का समर्थन किया। जार ने युद्ध के दौरान ड्यूमा की सलाह को अधिक महत्व देना शुरू किया। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगार्ड कर दिया गया। रासपुतीन के प्रभाव ने राजशाही की लोकप्रियता को बढ़ाया। तो कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में रूसियों ने जो है ना जार का समर्थन किया। तो इस प्रकार हमारा पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, विंटर पैलेस और सरकारी भवन बाएं तट पर स्थित थे। सॉरी, थोड़ा सा ये कहाँ थे हम? हाँ, तो युद्ध के प्रारंभिक चरण में जो है ना रूस की जनता ने जार का जो है समर्थन किया। जार ने जो है ड्यूमा से सलाह लेना कम कर दिया था। तो इस प्रकार जो है ना यहाँ पे क्या कहा गया? अधिक महत्व देना शुरू किया। तो ये जो है गलत हो गया, क्योंकि वहाँ जो है उन्होंने सलाह लेना जो है कम कर दिया था। ठीक है, कम कर दिया था। तो इस प्रकार हमारा दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो जर्मन विरोधी भावना के कारण जो है ना सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है पेट्रोगार्ड रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये कथन सही है। रासपुतीन के प्रभाव से राजशाही और अधिक क्या हो गई? अलोकप्रिय हुई, यानी कि उनकी लोकप्रियता जो है कम कर दी गई थी। तो इस प्रकार हमारा चौथा कथन जो है गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 और 3, ये जो हमारा सही आंसर है। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 1917 की रूसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पेट्रोगार्ड में मजदूरों के कारखाने और क्वार्टर नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित थे। विंटर पैलेस तथा सरकारी इमारतें नेवा नदी के बाएं तट पर थी। फरवरी 1917 के आंदोलन का प्रारंभ खाद्यान्न संकट और तालाबंदी से हुआ। प्रारंभिक चरण में बोल्शेविक पार्टी ने आंदोलन का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पेट्रोगार्ड में मजदूरों के इलाके जो है ना दाएं तट पर थे। ठीक है, विंटर पैलेस और सरकारी भवन जो है बाएं तट पर स्थित थे, ये भी कथन सही है। और खाद्य संकट और फैक्ट्री तालाबंदी ने आंदोलन को जो है ना भड़का दिया था। संकट और तालाबंदी से हुआ था आंदोलन का प्रारंभ। तो हमारा ये भी कथन जो है ना वो सही है। तो प्रारंभ में कोई भी राजनीतिक दल आंदोलन का सक्रिय नेतृत्व नहीं कर पाया था। तो इस प्रकार जो ये हमारा चौथा कथन है वो गलत है। यहाँ क्या कहा गया कि प्रारंभिक चरण में बोल्शेविक पार्टी ने आंदोलन का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया, जबकि उन्होंने नहीं किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, बढ़ते आगे। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वे सभी धर्मों की बराबरी के पक्षधर थे। ये समूह प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार चाहते थे। ये सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के समर्थक थे। ठीक है, तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में जो है एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को जो है बराबर की सम्मान और जगह मिले। तो ये कथन जो है हमारा सही है। उस समय जो है ना यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष जो है व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखते दूसरा कथन। तो ये समूह जो है ना प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था
जो कि शासकों, ठीक है, जो कि शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा जो है स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। तो ये कथन जो है हमारा सही है, ठीक है। जानते हैं ये सार्वभौमिक व्यस्क मत अधिकार के समर्थक थे। तो ये कथन जो है ना हमारा गलत है। ये लोग जो है ना सार्वभौमिक व्यस्क मत अधिकार यानी सभी नागरिकों का वोट का अधिकार देने के पक्ष में जो है नहीं थे, ठीक है। इस प्रकार ये जो है गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। केवल 1 और 2 जो कथन है वो सही है, ठीक है। बढ़ते आगे। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इसका गठन 1900 ईस्वी में किया गया। यह किसानों की समर्थक पार्टी थी। लेनिन इनके विचारों से सहमत नहीं था। चलिए जानते हैं। तो 19वीं सदी के आखिर में, ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। तो सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन जो है किया, ठीक है। और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए जो है ना संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फ़ौरन जो है किसानों को सौंप दी जाए। किनको? किसानों को जो है सौंप दी जाए। तो ये भी सही है। चल देखते हैं आगे। तो लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, ठीक है। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे भी जो है समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। तो हमारा तीनों कथन जो है वो सही है। इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सोवियत रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है 1927 में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। बढ़ते आगे। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम समाजवाद का एक ही स्वरूप है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो समाजवादी जो है ना निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे, ठीक है। सामूहिक ये क्या नहीं मानते थे? स्वामित्व जो है नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो इस प्रकार ये हमारा करेक्ट है। तो कुछ समाजवादी जो है ना कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी रखते थे। रॉबर्ट ओवेन, ली ब्लैक आदि इनमें से प्रमुख थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है दूसरा कथन भी सही है। देखते हैं हमारे तीसरे कथन के बारे में जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ठीक है। फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। किनका? पूंजीपतियों का जो है स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो इस प्रकार जो हमारा तीनों ऑप्शन जो है सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है। बढ़ते आगे। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। तो रूस में मजदूरों ने काम के घंटे को घटाकर जो है
8 घंटे किए जाने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है इसी दौरान जो है ना, जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस ने जो है ना मजदूरों पर हमला बोल दिया। तो हमारा जो है ये पहला कथन जो है गलत हो गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। हमारा दूसरा कथन देखते हैं। इस घटना में जो है ना 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, बढ़ते आगे। नाज़ीवाद के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है 1889 में जो ऑस्ट्रिया में हुआ। कहाँ, ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो इस प्रकार हमारा पहला कथन जो है वो सही है। प्रथम विश्व युद्ध में वह संदेशवाहक था। ठीक है, वह जो है संदेशवाहक था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जर्मन सेना में संदेशवाहक के रूप में कार्यरत था। तो ये भी सही है। ठीक है, और उसे बहादुरी के लिए जो है ना तमगे भी मिले। क्या मिले, तमगे भी जो है मिले थे। और वर्साई की संधि ने हिटलर को अत्यधिक प्रभावित जो है किया। तो इस प्रकार हमारा ये भी सही है। नाज़ी पार्टी का प्रारंभिक नाम जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी था। तो हमारा ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार जो है 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से किस घटना ने नाज़ीवाद को जन आंदोलन बनने में सबसे अधिक सहायता प्रदान की। तो महामंदी के कारण, किसके, महामंदी के कारण बेरोजगारी, बैंक दिवालियापन और आर्थिक संकट बढ़ा, जिससे नाज़ी प्रचार को जो है व्यापक समर्थन मिला। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, 1929 की महामंदी। पढ़ते आगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्साई की संधि, हिटलर का जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ना, बवेरिया पर कब्जे का असफल प्रयास, महामंदी की शुरुआत नीचे दिए गए। ठीक है, तो वर्साई की संधि जो है 1919 में हुई थी। ठीक है, हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। 1923 में जो है बवेरिया पर कब्जे का असफल प्रयास किया और 1929 में जो है महामंडी शुरू हुई। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन ए गलत है। ये चारों जो है क्या कहते हैं, काल अनुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित है। ठीक है, बढ़ते आगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए। बढ़ते आगे। प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या कहते हैं, जर्मनी के खनिज क्षेत्र छीन लिए गए, उसकी सेना भंग कर दी गई, उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। हमें क्या करना है, सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो ध्यान देंगे, पराजय के बाद जो है ना विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन जो है ना 10% आबादी, तकरीबन जो है 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% जो है कोयला भंडार। ठीक है, कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। तो जर्मनी को रही सही ताकत ख़त्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना की जो है भंग कर दी गई थी। ठीक है, तो ये पहला कथन हमारा सही हुआ इस प्रकार, और दूसरा भी। तो युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को
जो है जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जो है जुर्माना भी लगाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा तीनों कथन है वो सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा क्या प्रश्न है। जर्मनी में अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री कब जारी किया गया? तो 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1933 को जो है राष्ट्रपति हिंडरबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। ठीक है, तो वह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाटसी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल के बाद जो है हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना जो शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आगे, जर्मनी लीग ऑफ नेशन से किस वर्ष बाहर आया? तो 1933 में। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने है ना लीग ऑफ नेशन से पल्ला जो है झाड़ लिया। 1936 में जो है फिर राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में जो है 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, बढ़ते आगे। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1929 में जो है ना अमेरिकी शेयर बाजार धराशायी हो गया। ठीक है, अमेरिकी शेयर बाजार जो है धराशायी हो गया। कीमतों में जो है गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर जो है बेचने लगे। ठीक है, 24 अक्टूबर को ध्यान देंगे, 24 अक्टूबर को एक दिन में जो है 1.3 करोड़ शेयर, ठीक है, 1.3 करोड़ शेयर जो है बेच दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा ये पहला कथन जो है वो सही है। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर जो है ना दुनिया भर में जो है महसूस किया गया। और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है ना जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि जर्मनी अभी अमेरिका कर्ज से चल रहा था, तो जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो इस प्रकार जो 1 और 2 दोनों ही कथन हमारा सही है। बढ़ते आगे। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? तो जर्मनी में फ्रांस के विरोध में बड़ी संख्या में कागजी मुद्रा छापी जाने लगी। परिणाम स्वरूप जर्मनी की मुद्रा जो है मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। जर्मनी मुद्रा स्फीति के संकट से जो है ना जूझने लगा। तो जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने जो है ना डॉफ्स योजना जो है लाई। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। देखते आगे, बढ़ते आगे। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? तो जानते हैं। तो 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में बलूत, ठीक है, बलूत यानी कि ओक, तो बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से जो है ना शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किलात खड़ी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा पहला ये जो है सही है कथन। 1850 के दशक में ध्यान देंगे, 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए जो है ना एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। रेल पटरियों को जोड़े रखने के लिए बड़े पैमाने पर स्लीपरों के रूप में लकड़ी की ज़रूरत थी।
तो रेल लाइनों का प्रसार किया, ये भी सही है। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों के एक भारी हिस्से को साफ किया गया, यानी कि व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए भी ये सब जो है कारण थे। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, बढ़ते आगे। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है ना वो 1864 ईस्वी में जो है की गई। ठीक है, तो जंगल के उत्पादों की आवश्यकता ब्रिटिश लोगों को व्यापक स्तर पर थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगल के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग व व्यापारियों द्वारा जंगल की अंधाधुंध कटाई से जंगल जो है नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो है ना डाइट्रिच बैंडिंग नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो बैंडिस ने लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करने एवं व्यवस्थित तंत्र विकसित करने के लिए वर्ष 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की जो है स्थापना की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। बढ़ते आगे। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अंग्रेजों ने जंगल का अत्यधिक उपयोग करने के लिए जो है अनेकों प्रयास किए। उसी के अंतर्गत इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1906 में देहरादून में हुई, ना कि 1905 में। तो 1906 में जो है देहरादून में हुई। ठीक है, तो ये कथन जो हमारा गलत है। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी ना उसे वैज्ञानिक वानिकी जो है कहा गया। वैज्ञानिक वानिकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ध्यान देंगे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है ना कहा गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। केवल दूसरा कथन जो हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते आगे। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। तो 1856 में, ध्यान देंगे, 65 में जो है ना वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार जो है संशोधन हुआ। पहले 1878 में और फिर 1927 में। तो 1878 वाले संशोधित अधिनियम में जंगलों को जो है ना 3 श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया: आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। ठीक है, तो इस प्रकार जो मेरा पहला ये क्या कहते हैं कथन जो है सही है। ठीक है, तो सबसे अच्छे जंगलों को जो है ना आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले जो इन जंगलों से अपना उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। तो गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि इन जंगलों से ले सकते थे। तो ये कथन जो है हमारा क्या कहते हैं गलत हो गया। ठीक है, वो गांव वाले जो है कुछ भी नहीं ले सकते थे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए, केवल ए। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। बढ़ते आगे। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। तो घुमंतू खेती या झूम खेती एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में ये खेती का जो है एक परंपरागत तरीका है। ठीक है, इसमें कई स्थानीय नाम है, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में लाडिंग। ठीक है, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन। ठीक है, अफ्रीका में जो है चितमेन या फिर चिता। ठीक है, क्या कहते हैं अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना। तो हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए जो है ना धया, पेंदा, बेवर,
नेवर, झूम, ये सब जो है ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, DCBA। ठीक है, DCBA करेक्ट ऑप्शन हो गया। बढ़ते आगे। यूरोपीय वन रक्षण घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे? चलिए जानते हैं, सत्य कथन का चयन करना। तो यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में जो है ना, घुमंतु खेती का तरीका जंगलों के लिए जो है नुकसानदेह था। ठीक है, नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ 1 सालों के अंतर के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने से जो है खतरा बना होता था। यानी कि जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। सही है। घुमंतु खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी, ये भी सही है। ठीक है, घुमंतु खेतों के कारण जो है सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल होता था, यानी कि प्रशासनिक परेशानी हो जाती थी। तो हमारा ये भी कथन जो है सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, बढ़ते आगे। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का क्या प्रभाव हुआ? पहला कथन क्या है, वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई। कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। तो अंग्रेजों के आने के बाद जो है ना, वन व्यापार पूरी तरह जो है सरकारी नियंत्रण में चला। ठीक है, सरकारी नियंत्रण में चला। ब्रिटिश सरकार ने जो है कई बड़ी यूरोपीय कंपनी को जो है ना विशेष इलाकों में जो है वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी जो है सौंप दी। ठीक है, स्थानीय लोगों द्वारा जो है ना शिकार करने, ध्यान देंगे, स्थानीय लोगों द्वारा जो है शिकार करने एवं पशुओं को चराने पर जो है बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, ध्यान देंगे, इस प्रक्रिया में जो है मद्रास क्या कहते हैं प्रेसिडेंसी के कोडावा, कराचा, क्या कोडावा लिख देते हैं आगे, कोडावा, कराचा व यूरुकुला। ठीक है, यूरुकुला जैसे जो है ना यूरुकुला जैसे जो है अनेक चरवाहे और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से जो है हाथ धो बैठे थे। ठीक है, तो इनमें से कुछ को अपराधी कबीले जो है कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? अपराधी कबीले। और ये सरकार की निगरानी में जो है ना फैक्ट्रियाँ, खदानों व बागानों में काम करने को जो है मजबूर हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा तीनों कथन जो है वो सही है। वन व्यापार की जो है इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा जो है शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिशें लगा दी गई। कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को जो है मजबूर हो गए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन जो है वो सही है। बढ़ते आगे। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? तो देवसारी या मान जो है ना वो जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगाने वाले शुल्क को जो है कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। ब्लैंडोडियंस्ट्रेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। इसमें गांव वाले को लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराए गए। सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, तो भारत की तरह ही जावा में, ध्यान देंगे, भारत की तरह जो है जावा में है ना डचों ने रेल लाइनों के निर्माण के लिए जो वन प्रबंधन और वन सेवाओं को जो है लागू किया। ठीक है, तो पेड़ काटने, लट्ठों को धोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। तो डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीनों पर लगान लगा दिया और बाद में जो है कुछ गांव जो है इस शर्त पर
इससे मुक्त कर दिए कि वे सामूहिक रूप से जो पेड़ काटने तथा लकड़ी ढोने के लिए जो है ना भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। ठीक है, तो इस व्यवस्था को जो है ब्लैंगडोंग डिएनेस्टेन के नाम से जाना गया। तो यह व्यवस्था जो है अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। तो ये कथन जो है हमारा गलत हो गया। तो हमारा सही कथन क्या है? केवल 2, बी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। सरना, देवड़ा, कुडू, कान, राई इत्यादि क्या थे? तो जनजातीय लोगों द्वारा वन संरक्षण जो है किया गया। क्या किया गया? वन संरक्षण जो है ना, वन संरक्षण किया गया। भारत के विभिन्न भागों में घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि इसे ग्रामीणों ने जो है ना सरना, देवड़ा, कुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बागीचा समझकर इनकी जो है रक्षा की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बागीचा, सी हमारा सही ऑप्शन होगा। बढ़ते आगे। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आने के क्या कारण थे? तो पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, फसलों जैसे कि पटसन, गन्ना, गेहूँ और कपास के उत्पादन को जो है ना जमकर प्रोत्साहित किया। तो हमारा ये पहला कथन सही है। ठीक है, 19वीं सदी के यूरोप में जो है बढ़ती शहर आबादी का पेट भरने के लिए जो है ना खदान और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। ठीक है, तो लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। तो दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो है ना औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो है जंगलों का अनुत्पादक जो है समझा गया। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, मतलब सही कथन है। और यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की मांग की जो है बढ़ोतरी हो गई थी, बढ़ गई थी। यही वजह थी ना कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य ज़मीन के क्षेत्रफल में जो है 67 लाख यानी कि 67 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 67 लाख हेक्टेयर की जो है बढ़त हुई। तो हमारा ये भी कथन सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, बढ़ते आगे। लाकोता आदिवासी समूह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो लाकोता जैसे देशज, ठीक है, देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे। ठीक है, तो अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। क्या था? अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। तो वे मक्का उगाते, क्या करते? वे जो है ना मक्का उगाते, बीसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। ठीक है, तो 1860 के बाद जो है ना बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। किस वर्ष के बाद? तो 1860 के बाद। ठीक है, 1860 के बाद। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, उत्तरी अमेरिका। बढ़ते आगे। देश का पहला वन महानिदेशक कौन था? तो वो थे डाइट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल जो है नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो है ना डाइट्रिच ब्रैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को जो है इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का जो है पहला वन महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
ए डाइट्रिच ब्रांडिस। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जंगली जानवरों को निम्न कारणों से मारा गया। वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाना चाहते थे, किसानों की रक्षा के लिए जंगली जानवरों को मारना खेल का हिस्सा हो गया था। तो हमें क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर जो है ना, वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। ठीक है, तो यह कथन हमारा सही है। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनमें किसानों को खतरा है। तो 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में जो है ना, 1925 के बीच जो है 1925 के बीच इनाम के लालच में जो है 80,000 से ज़्यादा बाघ, ठीक है, 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख से ज़्यादा तेंदुए, 1.5 लाख से ज़्यादा तेंदुए और 2 लाख भेड़िए जो है मारे गए। ठीक है, 2 लाख भेड़िए जो है ना मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल के ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने, कौन, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। तो प्रारंभ में जो है जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। ठीक है, तो किसानों की रक्षा के लिए। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणविदों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ना हमारा तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। बढ़ते आगे, कलांग समुदाय के लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जावा के घुमंतु किसान थे। 1770 में कलांगों ने डच किले पर हमला करके उनके शोषण के खिलाफ प्रतिरोध किया। तो जावा में जो है ना कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारों और घुमंतु किसान थे। उनका महत्व जो है ना इस बात से आकर जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माता राम रियासत बटी, तो जावा की जो है माता राम रियासत पट्टी, तो यहाँ के जो है ना 6,000 कलांग परिवारों को भी जो है 6,000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में जो है ना बराबर बराबर बांट दिया गया। ठीक है, उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर जो है राजाओं का महल बनाना बहुत मुश्किल था। तो डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। ठीक है, तो ये हमारा पहला कथन जो है वो सही है। जानते दूसरा, 1770 में जो है कलांगों ने डच किले पर हमला करके जो है इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को जो है ना दबा दिया गया, उसके खिलाफ प्रतिरोध नहीं हुआ था। तो यह कथन जो हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, बढ़ते आगे, चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करें। तो ढंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। ठीक है, ढंगर जो है ना महाराष्ट्र का, ठीक है, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र से संबंधित है डंगर। ठीक है, ज़्यादातर गड़ेरिया या चरवाहे थे, हालांकि कुछ कंबल भी बनाते थे। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में जो है गोल्ला, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में जो है ना गोल्ला समुदाय के जो लोग हैं गाय भैंस पालते थे। गोल्ला समुदाय के लोग जो है गाय भैंस पालते थे, जबकि कुड़मा और कुरबा समुदाय जो है भेड़ बकरियां पालते थे। क्या पालते थे, भेड़ बकरियां। और रायका समुदाय के जो लोग हैं जो है ना क्या कहते हैं, रायका राजस्थान के रेगिस्तान में रहते थे। ये कुछ समय खेती भी करते एवं चरगाह की तलाश में नए स्थानों पर जो है निकल जाते थे। तो रायका जो है राजस्थान से संबंधित हो गया। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट मिलान क्या होगा, बी, ए, सी, डी। बी ऑप्शन जो है हमारा
सही होगा। बढ़ते आगे। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? तो अंग्रेज अफसर घुमंतू लोगों को शक की नज़रे से देखते थे, ठीक है। तो 1871 में जो है ना औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है पारित किया। किस वर्ष? 1871 में। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। तो जानते हैं इसके बारे में। तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है ना लगान वसूलने का हर संभव रास्ता जो है अपनाया, ठीक है। तो उन्होंने ज़मीन, ध्यान देंगे, उन्होंने जो है ना ज़मीन, नहरों के पानी, नमक खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी जो है टैक्स वसूलने का जो है ऐलान किया। तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूला किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही जो है चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो प्रारंभ में बोली लगाकर ठेकेदारों को जो टैक्स वसूली का काम जो है सौंपा गया था। तो हमारा दूसरा कथन भी सही है। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से जो है कर वसूलना जो है प्रारंभ किया, ठीक है। प्रत्येक चरवाहों को जो है पास जारी किया गया था। प्रत्येक चरवाहों को जो है ना एक पास जो है जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों के पास जो है पास दिखाकर पहले जो है टैक्स अदा करना पड़ता था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केवल 1 और 3। ये जो कथन है हमारा वो गलत है। केवल पहला और तीसरा कथन जो है हमारा सही है। तो इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। बढ़ते आगे। चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। तो ध्यान देंगे, जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद जो है ना बढ़ने लग गई, ठीक है। तो इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरा रहने लगा, ठीक है। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में जो है चले जाते थे। तो इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों को जो है आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमालों से जो है ना चारागाहों का स्तर जो है गिरने लग गया था, ठीक है। तो हमारा पहला कथन सही है। तो जानवरों के लिए जो चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जानवरों की सेहत और तादाद भी जो है गिरने लगी। तो चारे की कमी और जब पड़ने लगी, अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर जो है बड़ी संख्या में मरने लगे। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों ही कथन जो हमारा सही है। बढ़ते आगे। मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया। तो हमारा सिर्फ दूसरा कथन सही है। औपनिवेशिक ताकतों ने जो है ना मसाई लैंड का विभाजन कर दिया। यह इथोपिया से लेकर जो तंजानिया तक नहीं फैला हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन जो है सही है। बढ़ते आगे। औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। हमें क्या करना है? सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए जो है ना अंग्रेज सरकार ने
कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में जो है बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई अब उप समूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के जो है सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की जो है परंपरागत सत्ता जो है बहुत कमज़ोर हो गई थी, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। तो हमारा पहला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे ज़िंदगी बसर करते थे उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। ठीक है, अक्सर साधन नहीं होते थे। तो इस तरह मसाई समाज में 2 स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त जरूर हो गया। और अमीर गरीब चरवाहों के बीच जो है ना नया भेदभाव जो है पैदा हुआ। तो दूसरा कथन जो हमारा सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, बी। बढ़ते आगे। उत्तराखंड के ऊपरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ जो है ना और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे, यानी कि उसको क्या कहा जाता है? बुग्याल। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जो है जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में जो है वो यहीं बस गए। ठीक है, बढ़ते आगे। ढंगर समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो जानते हैं इसके बारे में। तो ये हमारे राष्ट्र के चरवाहा समुदाय है, ये बाजरे की फसल उगाते थे। तो ढंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। ठीक है, जाना माना जो है ना महाराष्ट्र का क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। ठीक है, तो 20वीं सदी की शुरुआत में ध्यान देंगे, 20वीं सदी की शुरुआत में समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडेरिया और चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ जो है भैंस पालते थे। तो इस प्रकार जो हमारा पहला कथन सही है। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था, तो यहाँ जो है ये बाजरे की फसल उगाते थे। तो मानसून में यह पट्टी ढंगरों के जानवरों के लिए जो है ना एक विशेष चारागाह बन जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 1 और 2 दोनों ही कथन जो है वो सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। औपनिवेशिक शासन तथा चरवाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेज चरवाहा भूमि को खेती के पक्ष में समाप्त कर देना चाहते थे। वन संसाधनों की रक्षा की आड़ में चरवाहों के परंपरागत अधिकारों का विरोध जो है किया गया। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार चारागाहों की खेती की ज़मीन में जो है ना क्या कहते तब्दील कर देना चाहती थी। ज़मीन से मिलने वाला लागत उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। ठीक है, तो खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी जो है हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जो है ना जूट, कपास, गेहूँ, क्या क्या, जूट, कपास और गेहूँ और अन्य खतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी जो है इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। तो अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता, उससे ना तो लगान मिलता और ना ही उपज। तो अंग्रेज चरवाहा भूमि की खेती के पक्ष में जो है समाप्त कर देना चाहते थे। तो इस प्रकार ये जो है हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते आगे। इन जंगलों में जो है ना चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को जो संरक्षित घोषित कर दिया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर भी जो है क्या कहते हैं, आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं को चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें जो है
नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो उनकी राय में चरवाहों को रेवल छोटे पौधे को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की जो बढ़त है रुक जाती है। तो हमारा इस प्रकार दूसरा कथन भी सही है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, बढ़ते आगे। मसाई समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो ये उत्तरी अफ्रीका के निवासी है। औपनिवेशिक शासन के कारण उनकी स्थिति वहाँ के किसानों की तुलना में खराब हो गई। तो मसाई पशुपालक जो है ना, मोटे तौर पर जो है पूर्वी अफ्रीका के निवासी है, ना कि उत्तरी अफ्रीका के। वो जो है पूर्वी अफ्रीका के निवासी है, उत्तरी अफ्रीका के नहीं। ठीक है, तो इनमें से लगभग जो है ना 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में जो है रहते हैं। ठीक है, तंजानिया में रहते हैं। तो हमारा पहला कथन जो है वो गलत है। तो जानते आगे। नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी जो है ना बहुत सारी पाबंदियां जो है थोप दी गई। इन कानूनों के कारण जो है सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी जो है गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। ठीक है, तो ध्यान देंगे दूसरे कथन के बारे में। तो 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश जो है औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए जो है ना प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह जो है खेती में जो है तब्दील होने लग गई। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर जो है ना भारी पड़ते थे। तो औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समष्टीकरण जो है बिल्कुल उलट चुका था। तो औपनिवेशिक शासन के कारण जो इनकी स्थिति वहाँ के किसानों की तुलना में जो है ना खराब हो गई थी इस प्रकार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केवल 2, बी सही आंसर होगा। बढ़ते आगे। रायका समुदाय मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रायका समुदाय जो मुख्यतः है ना वो राजस्थान क्षेत्र से जो है संबंधित है। किससे? तो राजस्थान से। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ जाना इतिहास के बारे में। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक आप वीडियो को पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले क्लास में।